रहे हैं, विशाखा आ गई है, दीपक आ चुके हैं, रजनी आ चुके हैं, रजनी वैशाली के साथ प्रणाम बेटा, खुश रहो। हाँ जी, पंकज आ चुके हैं, विश्वेंद्र आ चुके हैं, सौरभ आ चुके हैं, सुनील कुमार आ चुके हैं, शिवांशु, गौतम, नमस्ते बेटा। हाँ जी, कैसे हो? तनु गुप्ता, आशीष, प्रदीप, अंश, आओ फटाफट से क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। अच्छा बच्चों, एक बात सुनना, मैंने सैटरडे को केमिस्ट्री क्लास ली थी, वो अपलोड नहीं हुई आपके बैच में, कुछ प्रॉब्लम हुई है। 2-3 बच्चे लाइव आए थे, वो आज अपलोड हो जाएगी 3 बजे। मैंने शनिवार को भी मैंने जैसे कहा रखा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तीनों दिन केमिस्ट्री क्लास होगी, है ना? तो तीनों दिन में सैटरडे को मैंने थर्सडे फ्राइडे ली, फ्राइडे में 36 मिनट क्लास हो पाई थी, उसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिक अपडेट चला गया था। सैटरडे को शनिवार को मैंने केमिस्ट्री क्लास ली है, जो आपके बैच में अपलोड नहीं हुई है, पता नहीं कुछ लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दिया, लेकिन वीडियो है, वो अपलोड हो जाएगी आज, ठीक है? आज हो जाएगी मेरी क्लास के बाद तुरंत, है ना? तो सैटरडे वाली क्लास केमिस्ट्री की देख लेना, बच्चा हुई है क्लास। 2-3 बच्चे लाइव आए थे, मैंने सोचा बच्चे लाइव क्यों नहीं आ रहे, उसके बाद मैंने प्राइवेट सर्वर पे इसको डाल के छोड़ दिया और अपलोड नहीं लगाया। तो बेटा वो आज हो जाएगी अपलोड, ठीक है ना? आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, अपलोड करवा दूंगा क्लास के बाद। एक्चुअली अभी देखो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं जब क्लास स्टार्ट होती है उससे मैं देखती हूं कि लास्ट डे की क्लास में प्रॉब्लम नहीं है, मैंने देखा शनिवार की क्लास में अपलोड हुई है, तो मैंने उस बच्चे को फोन किया, बोलो जी आपने क्लास केमिस्ट्री क्लास में अपलोड किया, कुछ एरर आ गया उसमें, मैंने कहा अपलोड करो, शायद वो अपलोड हो जाएगी थोड़ी बहुत देर में। तो शनिवार की भी क्लास आप देख लेना। हम एप्लीकेशन बहुत ज्यादा गड़बड़ होकर चलती है। अच्छा अब बेटा एप्लीकेशन का मैं क्या बताऊं कि कैसे चलती है, हां मुझे नहीं पता बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज अपना डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा, कल हम जेनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना? आज अपना डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा बच्चों। देखो हमने पढ़ा था, देखो कहां तक पढ़ा था हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको याद हो? तो बच्चा मैंने कहा था जो भी पेट का खाना है वो पेट का खाना छोटी आंत में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं, पहले हिस्से को बोलते हैं ड्यूडेनम, दूसरे को बोलते हैं जेजुनम, तीसरे को बोलते हैं इलियम। उसके बाद में पढ़ा था छोटी आंत का जो ड्यूडेनम वाला हिस्सा होता है, इस हिस्से के अंदर लीवर जो होता है वो अपना जूस डालता है, बाइल जूस हमने आपको पढ़ा दिया था, लीवर क्या काम करता है वो सारी बातें पढ़ा दी थी। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही छोटी आंत के इसी ड्यूडेनम में जो पेट के पत्ते जैसा है जिसको हम पेनक्रियास बोलते हैं, जिसको हम अग्नाशय कहते हैं, ये पेनक्रियास भी अपना जूस ट्रांसफर करता है। बस लास्ट क्लास में हमने यहां तक पढ़ा था, आज अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलो देखो पेनक्रियास यानी अग्नाशय जो पेट के पत्ते जैसा होता है, पिछली क्लास में लिखवाया था मैंने, इसकी खोज लेंगर हेंस नाम के साइंटिस्ट ने की थी, लेंगर हेंस नाम के वैज्ञानिक ने अग्नाशय की खोज की थी। उसके बाद बच्चा पेनक्रियाटिक जूस है, इस जूस में 3 एंजाइम्स होते हैं, कल की क्लास कल फ्राइडे की क्लास आपको याद होगी ना? पेनक्रियाटिक जूस में कितने एंजाइम्स पाए जाते हैं? 3 एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन-कौन से एंजाइम्स थे? मैंने पेनक्रियाटिक जूस में आपने बताया था एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एमाइलेज एंजाइम, सेम नाम हिंदी में है। दूसरा एंजाइम है उसको बोलते हैं ट्रिप्सिन एंजाइम, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं लाइपेज एंजाइम। आपसे एग्जाम में पूछे ट्रिप्सिन एंजाइम कौन से जूस में होता है, आपसे एग्जाम में पूछे एमाइलेज एंजाइम कौन से जूस में होता है, लाइपेज एंजाइम कौन से जूस कौन से रस में होता है, ये तीनों एंजाइम हमारा पेनक्रियास बनाता है, अग्नाशय बनाता है, जो 70 से 100 ग्राम का होता है सिर्फ और सिर्फ, है ना? अब ये तीनों एंजाइम्स का काम क्या होता है बेटा? एंजाइम्स का काम होता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड, भोजन की तोड़फोड़, और भोजन की तोड़फोड़ का मतलब क्या होता है? ये खाने का पाचन करते हैं, ये डाइजेशन करते हैं। अभी कैसे करते हैं डाइजेशन वो सुनो, वो सुनो। एमाइलेज किसको बचाता है? याद रखना, एमाइलेज या सलाइवरी एमाइलेज हमेशा और हमेशा किसका डाइजेशन करता है? कार्बोहाइड्रेट्स का, शर्कराओं का पाचन करता है। जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं उनका डाइजेशन एमाइलेज करता है। एमाइलेज हमेशा कार्ब्स का डाइजेशन करता है, ठीक है? नेक्स्ट आप मैं दूसरे नंबर पे नंबर कहीं लिख लो बेटा, क्या हो गया? फैजान कह दूसरे नंबर पे ट्रिप्सिन लाइपेज लिखा, तो नंबर से फर्क पड़ता है क्या? हां चलो, मैं एमाइलेज तो लाल रंग में था, नवीन वो सलाइवरी एमाइलेज था, ये एमाइलेज है, ठीक है? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट अगला, यस बेटा RENIN पेट में बनता है, RENNIN। राहुल बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, है ना? ये किडनी बनाता है, ठीक है? चलो आओ, ट्रिप्सिन किसको बचाता है? ट्रिप्सिन की स्पेलिंग में P आ रहा है बीच में, तो P से प्रोटीन, ये प्रोटीन को बचाने का काम करता है। जो भी आपने खाने में प्रोटीन खाया है उन सबको बचाने का काम करेगा। लाइपेज की स्पेलिंग में क्या आ रहा है? L, तो L से क्या होती है? लिपिड्स होती हैं, फैट्स होती हैं, तो ये लिपिड्स का डाइजेशन करता है। तो आप ट्रिक से याद कर सकते हो बेटा, एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज शब्द जब भी आए तो वो हमेशा और हमेशा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। ट्रिप्सिन की स्पेलिंग में P आता है तो P फॉर प्रोटीन। 3 क्वेश्चन बनेंगे, 3 नहीं 6 क्वेश्चन बनेंगे। कौन-कौन से एंजाइम पेनक्रियाटिक जूस में होते हैं? एमाइलेज किसको बचाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स को। ट्रिप्सिन किसको बचाएगा? प्रोटीन को। लाइपेज किसको बचाएगा? लिपिड्स को। अब कैसे बचाते हैं? मुझे आप सभी लोग कमेंट करके एक बात बता दो बच्चा, इससे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां हुआ था? आपको याद है मुंह में कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन हुआ था, किसने किया था? सलाइवरी एमाइलेज ने, सलाइवरी एमाइलेज, लाली एमाइलेज ने। और स्टार्च को किसने बदला था? माल्टोज ने। लेकिन मैंने वहां पर आपको बहुत अच्छे से बताया था कि कंप्लीट स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर पाता ये पूरे तरीके से स्टार्च को नहीं बचा पाता है, आधा अधूरा बचाता है, पार्शियल डाइजेशन करता है। तो आपने से कुछ पूरा कहां होता है? मैंने कहा आगे चलना, छोटी आंत में पेनक्रियाटिक जूस में एंजाइम होता है वो करता है ना? तो बच्चों सुनो, जितना भी कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, जो भी हम खाने में शर्करा खाते हैं, वो अधिकतर कार्बोहाइड्रेट्स हम किसके रूप में खाते हैं? हम अधिकांश कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में खाते हैं। तो जो बिना पचा हुआ स्टार्च कहां से आया था? मुंह से, पेट में, पेट से छोटी आंत के कौन से हिस्से में? ड्यूडेनम में। अब ड्यूडेनम में क्या? ड्यूडेनम में बच्चा जैसे पेनक्रियाटिक जूस यानी अग्नाशय रस आया, ये रस क्या करेगा? जो भी बिना पचा हुआ स्टार्च था ना उसको 100% माल्टोज में तोड़ देगा। स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। कौन सा एंजाइम? एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम का काम होता है पूरे तरीके से स्टार्च को माल्टोज में बदल देना। तो मुझे बताओ स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का कौन-कौन से एंजाइम ने काम किया? सलाइवरी एमाइलेज ने, जो हमारे मुंह में लाल में था, और दूसरा एमाइलेज। एमाइलेज कहां है? एमाइलेज पेनक्रियाटिक जूस ने बनाया। तो मुझे बताओ स्टार्च का पूरे तरीके से डाइजेशन हो गया? जी हां मैम हो गया। 100% स्टार्च को माल्टोज में तोड़ दिया। अब जितना स्टार्च टूटना था ना बस वो यही टूट जाएगा, इससे आगे नहीं टूटेगा, ठीक है? अब ये प्रोटीन को बचाने वाला ट्रिप्सिन क्या करता है? बेटा जो पेट से प्रोटीन आई थी बिना पचे हुए, याद करो पेट में कौन था? पेप्सिन। और पेप्सिन ने क्या किया था? पेप्सिन ने तो मैम सिर्फ और सिर्फ आधा अधूरा प्रोटीन को पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में तोड़ा था, याद है? तो ये क्या करेगा ट्रिप्सिन एंजाइम? जो प्रोटीन नहीं बची हुई आई है 100% प्रोटीन को बचा देगा। और प्रोटीन जब बचती है तो पहले किसमें कन्वर्ट होती है? पहले किसमें बदल जाती है? पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में बदल जाती है। और बाद में यही प्रोटीन्स के जो पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स होते हैं इनको 100% अमीनो एसिड में तोड़ देता है। कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन एंजाइम। और आपको याद होगा मैंने कहा था जब प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाए तो समझना प्रोटीन का डाइजेशन क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। हां जी, अगला चैप्टर में जेनेटिक्स पढ़ाएंगे कल की क्लास में, ठीक है? तो जो ट्रिप्सिन है इसने क्या किया? जो प्रोटीन बिना बची हुई आई थी, कहां से आई थी? पेट से। पहले 100% प्रोटीन को पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में तोड़ता है, फिर 100% पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स को अमीनो एसिड में तोड़ देता है। कौन सा एंजाइम? यही एंजाइम ट्रिप्सिन एंजाइम। तो बताओ स्टार्च पूरे तरीके से बच गया? हां जी मैम। प्रोटीन पूरे तरीके से बच गया? हां जी मैम बच गया बेटा। अब मुझे आप लोग जल्दी से बता दो क्या? आप मुझे जल्दी से एक बात बता दो कि प्रोटीन को बचाने वाले कौन-कौन से एंजाइम है? कौन-कौन से एंजाइम है? कहां-कहां बचा प्रोटीन? अब तीसरा सुनो, तीसरा हम खाते हैं खाने में लिपिड्स, लिपिड्स जिसको हिंदी में हम वसा कहते हैं या फैट कहते हैं बेटा। लिपिड्स या फैट सेम चीज होती है। इस लिपिड्स को 100% फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम लाइपेज का होता है, लाइपेज का होता है, ठीक है? इससे पहले लिपिड्स को किसने बचाया था? बाइल जूस ने। लेकिन पूरा नहीं बचा पाया था ना बाइल जूस, तो क्या होता है? तो पूरा का पूरा लिपिड्स को किसने? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम कौन कर देता है? आपका लाइपेज एंजाइम। ग्लिसरॉल और लिपिड्स में फैटी एसिड्स का मतलब होता है वसा की छोटी-छोटी बूंद जिनको हम वसीय अम्ल कहते हैं, और साथ में यहीं से हमें ग्लिसरॉल की बूंदें भी मिलती हैं। तो प्यारे बच्चों आप देखो 100% डाइजेशन कर दिया लिपिड्स का। किसने करा? किसने करा? लिपिड्स ने। तो आपके आप एक बात समझ में आ गया, एक बात क्या समझ में आई? अच्छा ये सब कहां चल रहा है? पेनक्रियाटिक जूस आके कहां गिरता है? तो बच्चा पेनक्रियाटिक जूस आके गिरता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से हिस्से में गिरता है? ड्यूडेनम में गिरता है। तो ये सारी प्रोसेस डाइजेशन की कहां चल रही है? ड्यूडेनम में ही चल रही है। ड्यूडेनम में ही चल रही है। हमारी जितना भी सारा ये खाना है वो ड्यूडेनम में है। अरे कितनी बार पढ़ाऊं, लीवर और पेनक्रियास में खाना नहीं जाता है। लीवर और पेनक्रियास खाना आपका ड्यूडेनम में पड़ा है, लेकिन जैसे ड्यूडेनम में खाना आता है तो लीवर अपना और पेनक्रियास अपना क्या जूस है वो ड्यूडेनम में ट्रांसफर करता है। तो आप सुनो एग्जामिनर के क्वेश्चन क्या है, आप लोग आंसर करते हैं क्वेश्चन के, ठीक है? एग्जामिनर पूछता है अग्नाशय रस कहां जाके गिरता है? आंसर क्या होगा? ड्यूडेनम में। या आंसर क्या होगा? छोटी आंत में, ठीक है? अग्नाशय रस में कौन-कौन से एंजाइम होते हैं? ये आपसे पूछेगा अग्नाशय रस का उस एंजाइम का नाम बताओ जिसने 100% स्टार्च को माल्टोज में तोड़ दिया। अग्नाशय रस के उस
प्रोटीन का नाम उस एंजाइम का नाम बताओ जो 100% प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। अग्नास से उस एंजाइम का नाम बताओ जो 100% लिपिड्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तोड़ दिया तोड़ा कि नहीं तोड़ा? हो गया। मैंने कहा था जब स्टार्च माल्टोज में आ जाए तो समझ लेना स्टार्च का डाइजेशन हो गया, जब प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में बदल जाए तो समझना प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, जब लिपिड्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में बदल जाए तो समझना लिपिड्स का डाइजेशन हो गया। राजन से मेरा थैंक यू सो मच। आगे बात समझ। हां जी मैम। अब क्या होगा आप सुनो बच्चों, इस फोटो को देखो, इस फोटो को देखो, बड़ा ध्यान से देखना है ना। देखो ड्यूडेनम में डाइजेशन खत्म हो जाता है बच्चा, छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले हिस्से में भोजन का पाचन खत्म हो जाता है। हो गया खत्म, ड्यूडेनम में ये प्रोसेस होगी। अब क्या होता है सुनो जरा, ये जो पेंक्रियास से एंजाइम्स आते हैं, इन एंजाइम्स ने छोटी आंत के अंदर डाइजेशन कर दिया। करने के बाद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो अपनी छोटी वाली आंत होती है ना बेटा, ये अपना खुद का भी एक जूस बनाती है। जो छोटी आंत होती है ना, ये छोटी आंत अपना खुद का भी एक जूस बनाती है और इस जूस को बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। क्या बोलते हैं इसको? इसको इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, हिंदी में कहते हैं आंतीय रस। अब याद रखना कौन सी आंत बनाती है? छोटी आंत, बड़ी आंत नहीं बनाती है बेटा, सब छोटी आंत बनाती है बेटा इंटेस्टाइनल जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन कहती है मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी अपना जूस बनाऊंगी और बना के अपना खाना खाना इस जूस को कहां डाल देगी? अपने ही हिस्से में। और अपना ही हिस्सा कौन सा? ड्यूडेनम में। ये अपना ही जूस बना के अपने ही हिस्से में, जिसको आप ड्यूडेनम कहते हो, इसी में डाल देती है। तो इंटेस्टाइनल जूस आंत वाला जो रस होता है वो छोटी आंत बनाती है, ना कि बड़ी आंत। ठीक है। अब इस इंटेस्टाइनल जूस में भी 3 एंजाइम होते हैं। देयर आर 3 एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन जूस। छोटी आंत से बनने वाले आंतीय रस में भी 3 एंजाइम पाए जाते हैं। बस इन एंजाइमों के नाम याद करो, खेल खत्म हो जाएगा। 3 एंजाइम कौन कौन से? सुनिए, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाले जूस में पहला एंजाइम होता है, इसको बोलते हैं सुक्रेज एंजाइम। कौन सा? सुक्रेज। दूसरा कौन सा होता है? माल्टेज। सुक्रेज दूसरा होता है बच्चों माल्टेज, और तीसरा जो होता है इसको बोलते हैं लैक्टेज। 3 एंजाइम खुद आपकी आंत बनाती है बेटा, लैक्टेज। अब आप कहोगे मैम प्रोटीन बच गया है, स्टार्च बच गया है, लिपिड्स बच गई हैं, फिर अब एंजाइम्स की जरूरत क्या है? बच्चों आपकी मैम कितने दिनों से सेंटेंस कह रही है, मैंने कथन बोला, मैंने कहा अधिकतर कार्बोहाइड्रेट हम स्टार्च के रूप में खाते हैं। इसका मतलब मैम हम कार्बोहाइड्रेट किसी और रूप में भी खाते हैं? जी हां, स्टार्च के रूप में तो ज्यादा खाते हैं। बाकी के कार्बोहाइड्रेट सुनिए जरा, हम खाते हैं सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज चीनी है बेटा, चीनी, गुड़, शहद, इन सब में सुक्रोज पाया जाता है। तो सुक्रोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो इसे भी पचाना पड़ेगा। हां जी मैम। माल्टेज पचाता है माल्टोज को। माल्टोज किसमें होता है? आप ड्राई फ्रूट्स खाते हो, ठीक है, उनमें माल्टोज होता है। मूंगफली खाते हो, उसमें माल्टोज होता है। लैक्टोज पाया जाता है हमारे दूध में, दूध में लैक्टोज पाया जाता है। दूध में क्या होता है? शर्करा होती है जिसको लैक्टोज कहते हैं। तो मैंने आपको कहा था स्टार्च के रूप में हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। बाकी के कार्बोहाइड्रेट देखो सुक्रोज की फॉर्म में खाते हैं, माल्टोज की फॉर्म में खाते हैं, लैक्टोज की फॉर्म में खाते हैं। अब सुनो सुक्रोज किस में होता है? आपने चीनी खाई है, चीनी से बनी हुई कोई मिठाई खाई है, ठीक है, आपने गुड़ खाया, जैगरी गुड़ खाया, गुड़ से बनी हुई चीज खाई है, कोई शहद खाया है, तो इन सब में आपको सुक्रोज मिलता है। नेक्स्ट माल्टोज किसमें? आप ड्राई फ्रूट्स खाते होंगे, है ना, ड्राई फ्रूट्स खाते होंगे, काजू बादाम किसमिस, इनमें पाया जाता है। कोई भी बीज वाली चीज खाते हो ना, बीज सीड वाली चीज, उन सब में माल्टोज होता है। लैक्टोज होता है दूध में, इसे दूध वाली प्रोटीन कहा जाता है। लैक्टोज क्या कहलाती है? मिल्क प्रोटीन। ये दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। अब आप कहोगे मैम सॉरी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, ओह सॉरी दूध में पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट होती है। ये मिल्क कार्बोहाइड्रेट या मिल्क शुगर के नाम से फेमस है बेटा। इसको मिल्क शुगर बोलो या मिल्क कार्बोहाइड्रेट बोलो, दूध वाली शर्करा है। अब आपको मैम दूध तो आपने कहा था पेट में पच जाता है। अरे दूध का प्रोटीन पचा था पेट में, दूध में कार्बोहाइड्रेट भी तो होती है ना। दूध में प्रोटीन होता है, प्रोटीन पेट में पच गया। अब दूध में सिर्फ प्रोटीन थोड़ी है, दूध में बहुत कुछ होता है, दूध में कार्बोहाइड्रेट भी होता है। और दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? लैक्टोज। तो क्या इन्हें पचाना नहीं पड़ेगा? जी हां मैम। तो सुनिए, हमारी छोटी आंत जो एक जूस बनाती है, जिस जूस को इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, आंतीय रस कहते हैं, इन आंत रस में क्या पाए जाते हैं? 3 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज। जिस भी शब्द के आखिर में एज लगा हुआ होता है वो हमेशा एंजाइम होता है। सुक्रेज किसको बचाता है? सुक्रोज को। माल्टेज किसको बचाता है? माल्टोज को। लैक्टेज किसको बचाता है? लैक्टोज को। और ये तीनों क्या है? ये तीनों कार्बोहाइड्रेट हैं। इसका मतलब मैम हम कार्बोहाइड्रेट्स, हम शर्कराएं, स्टार्च, माल्टोज, लैक्टोज और आप बताओगे बेटा सुक्रोज के रूप में खाते हैं। लेकिन मैम अधिकतर कार्बोहाइड्रेट हम स्टार्च के रूप में खाते हैं। उस स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलता है? स्टार्च को माल्टोज में सलाइवी अमाइलेज एंजाइम और अमाइलेज एंजाइम बदलता है ना। अब बात आई समझ में? अभी कैसे बचाते हैं? तो चलो अगली स्लाइड पे देखते हैं। बच्चों जो सुक्रोज होता है, जो सुक्रोज होता है, सुनिए ध्यान से, जो सुक्रोज चीनी, गुड़, शहद और फ्रूट्स जो आप खाते हो, जो जितने भी आप फ्रूट्स खाते हो, इन सब में सुक्रोज होता है बेटा। और इस सुक्रोज को पचाने का काम होता है सुक्रेज का। सुक्रेज क्या एक एंजाइम है बेटा। तो सुक्रेज एंजाइम जितनी भी सुक्रोज आपने खाई है इसको तोड़ देगा। तोड़ेगा तो क्या मिलता है? जैसे ही सुक्रोज टूटता है तो हमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलता है और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का मिलता है। बच्चों इतनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि जब एक सुक्रोज का अणु टूटता है तो हमें क्या क्या मिलता है? जब एक सुक्रोज टूटता है तो एक ग्लूकोज का अणु मिलता है और एक फ्रक्टोज का अणु मिलता है। तो देखो ग्लूकोज आ गया, फ्रक्टोज आ गया, और ग्लूकोज फ्रक्टोज हमारी बॉडी में एनर्जी देने का काम करते हैं। और मैंने कहा था जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में बदल जाए तो बेटा क्या हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो हमने खाया क्या? स्टार्च। हमने खाया क्या? सुक्रोज। हमारी बॉडी को क्या चाहिए? ग्लूकोज, फ्रक्टोज। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ने तोड़ दिया, बदल दिया इसे, ठीक है। अब नेक्स्ट माल्टोज को कौन तोड़ता है? अब मैं बार-बार बताऊंगी माल्टोज किसमें होता है, ठीक है। माल्टोज को तोड़ता कौन है? माल्टेज एंजाइम तोड़ता है। और जैसे ही माल्टेज ने माल्टोज को तोड़ा तो माल्टोज के टूटने से 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के मिलते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज एक और दूसरा, ये 2 ग्लूकोज के अणु मिलते हैं माल्टोज से। तो स्टार्च माल्टोज में बदला और माल्टोज किसमें बदल गया? ग्लूकोज में। तो मैंने कहा था जब आपका पूरा स्टार्च ग्लूकोज में बदल जाएगा तो समझना पाचन कंप्लीट हो गया। तो बताओ आ गया माल्टोज ग्लूकोज के रूप में? जी हां मैम आ गया। तीसरा सुनो, जो दूध में हमारी शर्करा होती है उसको लैक्टोज कहते हैं। दूध का मीठापन इसी शर्करा की वजह से होता है, लैक्टोज की वजह से। लैक्टोज के ऊपर अटैक करता है कौन सा एंजाइम? लैक्टेज एंजाइम। और ये लैक्टेज एंजाइम क्या करता है? इस लैक्टोज को तोड़ देता है एक अणु ग्लूकोज के में और एक गैलेक्टोज में। एक गैलेक्टोज में, हिंदी में सेम नाम है बेटा इसलिए लिखवा रहे हैं, ठीक है। एक ग्लूकोज मिला, एक गैलेक्टोज मिला, ये लो। तो देखो बोर्ड पे, सुनो, आपने स्टार्च खाया, स्टार्च माल्टोज में बदला, माल्टोज से सबसे ज्यादा ग्लूकोज मिला, 2 अणु ग्लूकोज से मिले तो ज्यादा है। आपने खाया गुड़, शहद, चीनी, जितने भी इनमें सुक्रोज था, सुक्रोज से मिलेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। आपने दूध पिया तो दूध में प्रोटीन तो बच गया पेट में, और दूध में जो शर्करा थी वो टूट गई, अब आपको ग्लूकोज और गैलेक्टोज दे दिया। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन होता है। मैं या तो ये कह दूं कि जब एक सुक्रोज टूटता है तो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मिलता है, या मैं ये कह दूं एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज जब जुड़ते हैं आपस में तो एक मॉलिक्यूल सुक्रोज का देते हैं। कह सकती हूं? हां जी मैम। या तो मैं ये कह दूं माल्टोज टूटता है तो हमें 2 ग्लूकोज के अणु मिलते हैं, या मैं ये कह दूं कि 2 ग्लूकोज के जुड़ने से हमें एक माल्टोज नाम की कार्बोहाइड्रेट मिलती है। जी हां मैम। या तो मैं ये कह दूं लैक्टोज जब टूटता है तो एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज का अणु मिलता है, या मैं ये कह दूं, मैं माल्टोज 2 बार लिख दिया बेटा, 2 अच्छा ये माल्टेज है, माल्टेज है बेटा, माल्टोज नहीं है, याद रखो। या मैं ये कह दूं कि 2 ग्लूकोज, एक लैक्टोज जब टूटता है तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है, या मैं ये कह दूं एक ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में जुड़ते हैं तो लैक्टोज बनाते हैं। जी हां मैम, जी हां मैम, ठीक है। आदर्श दिमाग के साथ बैठो ना क्लास में। फ्रक्टोज क्या होता है? अभी तो फ्रक्टोज शुगर होती है बेटा, किसमें होती है? मीठी चीजों में, चीनी, गुड़, शहद से बनी हुई चीजों में होती है। तो ये आपकी आंतीय रस भी स्मॉल इंटेस्टाइन में खुद का एक जूस बनाती है, जिसके अंदर 3 एंजाइम होते हैं। कौन-कौन से? सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज। अब आपको मैं कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कौन सी आंत हमारी बॉडी में इंटेस्टाइनल जूस बनाती है? कौन सी आंत? छोटी या बड़ी? छोटी आंत। आपसे पूछा छोटी आंत से बनने वाले रस में कितने एंजाइम होते हैं? 3। कौन-कौन से? ये रहे आंसर। सुक्रेज किसको बचाता है? सुक्रोज को। लैक्टेज किसको बचाता है? लैक्टोज को। माल्टेज किसको बचाता है? माल्टोज को। आपसे एग्जाम में पूछेगा एक सुक्रोज से क्या-क्या मिलता है? एक माल्टोज से क्या-क्या मिलता है?
होना था उतना हो गया, अब आगे नहीं पचेगा खाना, जितना पचना था उतना पच गया खाना। ये सारी हरकत कहाँ हो रही थी? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम हिस्से में। अब याद करो मैंने कहा था जब डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू किया था, सबसे पहले आप खाना खाते हैं, उसके बाद डाइजेशन होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है। खाना खा लिया, खाना पच गया, अब पचे हुए भोजन का अवशोषण करवाना है। तो अब क्या हो गया? जो पच गया उसको हमारी बॉडी रख लेगी, और जो नहीं पचा वो वेस्ट फूड में बदल जाएगा, वेस्ट फूड को बाहर निकाल के आ जाते हो, है ना? है ना? आई बात समझ? तो अब क्या होगा? जैसे ही खाना जाता है छोटे आंत के ड्यूडेनम से, एक बात याद रखना, ड्यूडेनम में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। डाइजेशन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। अब इससे आगे खाना नहीं पचेगा। तो अगर आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे पाचन शुरू कहां से हुआ था, पाचन शुरू मुंह से हुआ था, और पाचन खत्म कहां होता है, फूड का डाइजेशन खत्म कहां होता है? छोटे आंत में। और छोटे आंत के कौन से हिस्से में? ड्यूडेनम में। ये बात हमेशा याद रखना। अरे याद रखो ये बात हमेशा, डाइजेशन शुरू मुंह से होता है और डाइजेशन खत्म कहां हो जाता है? डाइजेशन खत्म हमारी छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले हिस्से में हो जाता है, जिस हिस्से में लीवर ने अपना जूस डाला, पेंक्रियाज ने अपना, स्मॉल इंटेस्टाइन ने खुद ने अपना जूस डाला, और प्यारे बच्चों यहां पे डाइजेशन खत्म। छोटे आंत के भोजन का पाचन खत्म हो जाता है। आगे बात समझ में? हाँ जी मैम। अब छोटे आंत के इस ड्यूडेनम से आगे जो खाना जाएगा, कौन कौन से हिस्से में? जेजुनम और इलियम में। यहां पे पचे हुए भोजन का अवशोषण होगा। आपने खाना क्यों खाया था? ताकि खाने से एनर्जी मिले। और जब तक ये पचित भोजन का अवशोषण नहीं होगा तो एनर्जी कहां से आएगी? तो जो भी खाना पचा है उसका अवशोषण करवाना पड़ेगा हमारी बॉडी में, है ना? तो सुनिए जरा, आइए क्या होगा? अब ड्यूडेनम से जब आगे खाना जाएगा छोटी आंत के जेजुनम और इलियम हिस्से में। अब मुझे बताओ जेजुनम कौन सी आंत का हिस्सा है? जेजुनम छोटी आंत का हिस्सा है। इलियम भी कौन सी आंत का हिस्सा है? छोटी आंत का। अब इन दोनों में कौन सी प्रोसेस होगी? इन दोनों में होती है बेटा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। आप ऐसे लिखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है बेटा। जो भी आपने पोषक तत्व खाए थे अब उनका अवशोषण होगा बेटा यहाँ पे। और जो मैं अगला क्वेश्चन पढ़ाऊंगी ना आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है। लिख लो, अब क्या होगा? अब होगा पोषक तत्वों का अवशोषण। पोषक तत्वों का अवशोषण होगा बेटा, एब्जॉर्प्शन होगा। अरे जो खाना पचा है उसका अवशोषण तो करवाना पड़ेगा ना। अब सुनो, ड्यूडेनम जेजुनम दोनों में होता है, लेकिन ज्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहां होता है? याद रखना, इलियम भाग में। छोटी आंत के इलियम हिस्से में भोजन का अवशोषण या पोषक तत्वों का अवशोषण ज्यादा होता है। थोड़ा बहुत जेजुनम में भी होता है, लेकिन ज्यादा कहां होता है? इलियम। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए क्या कि जो भी खाना पचा हुआ था उसका अवशोषण कहां होता है? छोटी आंत के इलियम हिस्से में करके आना। क्यों मैम इलियम में ज्यादा क्यों होता है? तो सुनिए, छोटे आंत के इलियम वाले हिस्से में कुछ उंगलीनुमा उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं। ऐसी उंगलीनुमा उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, फिंगर लाइक फोल्डिंग्स होती हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें विलाय कहा जाता है। हिंदी में विली लिखा जाता है। हिंदी में विली कहा जाता है। छोटे आंत के इलियम वाले हिस्से में कुछ उंगलीनुमा उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको विली कहा जाता है। अब बेटा इन विली के पास सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इनके पास सतही एरिया ज्यादा होता है। आप मुझे बताओ, एक लाइन मैंने ऐसे खींची, एक लाइन मैंने ऐसे खींची, सरफेस एरिया ज्यादा किसके पास है? इसके पास। तो क्योंकि इलियम भाग के पास विलाय होती है और विलाय के पास सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो देखो बेटा यहाँ सरफेस एरिया, यहाँ एरिया खाली, यहाँ एरिया, और इन्हीं एरिया में क्या होता है? इन्हीं एरिया में होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। यहां पर पचा हुआ भोजन जो है उसको अवशोषित कर लिया गया है छोटी आंत के इलियम वाले हिस्से में, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम विलाय कहते हैं। मैं आपको दिखाती हूं, देखो दिखाती हूं कैसी होती है। ये देखो, ये रही विली, दिख रही है? ये रही विली, और इस विली में देखो ये सारा एब्जॉर्प्शन किया हुआ है खाने का, ये सारा ऐसा। अब बच्चों मुझे ये बताओ कि पचे हुए भोजन का मतलब क्या है? देखो विलाय में यहां पर जो पचा हुआ भोजन है इसको लिखेंगे हम डाइजेस्टेड फूड। अरे जो खाना पच जाता है ना, सिर्फ उसी का अवशोषण होता है। बिना पचे हुए खाने को तो आंतरियों में फंसा देंगे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कब्ज हो जाएगी। इन्हीं आंतरियों के सिस्टम में जब आप खाना खाते हो, बिना पचा हुआ भोजन फंस जाता है तो कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो जाता है बेटा। इसी को कब्ज बोलते हो आप, फिर कब्ज की दवाइयां खाते रहते हो, है ना? तो क्या होता है यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टेड फूड, पचे भोजन का अवशोषण होना चाहिए बेटा, जो पच गया है। अब पचने का मतलब क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, ये होता है डाइजेशन के बाद वाला। अरे जो भी प्रोटीन खाई वो प्रोटीन किसके रूप में बदल गई? अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल के रूप में। तो अमीनो अम्ल कहां पर अवशोषित होंगे? यहां पर। जो भी कार्बोहाइड्रेट खाई वो किसके रूप में बदल गई? ग्लूकोज के रूप में, गैलेक्टोज के रूप में और फ्रक्टोज के रूप में, है ना? ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। तो कार्बोहाइड्रेट यहां पर ऐसे अवशोषित होगी। मैं इधर कर देती हूं स्लाइड, शायद आपको ना दिखे। ये लो, और जो भी आपने फैट खाया था वो फैट किसके रूप में बदल गया था? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के रूप में बदल गया था। तो ये लो बेटा, ये होता है पचित भोजन का मतलब, ये होता है डाइजेस्टेड फूड का मतलब। हमारी बॉडी में खाना खाने से अमीनो एसिड आ गया, ग्लूकोज आ गया, गैलेक्टोज आ गया, फ्रक्टोज आ गया, फैटी एसिड्स आ गए, ग्लिसरॉल आ गए। ये लो आगे, है ना? आदर्श कह रहे हैं मैम हम डायरेक्ट ग्लूकोज लेंगे तो वो डाइजेस्ट होगा क्या? भाई साहब थोड़ा ढंग से पढ़ लेते। डायरेक्ट ग्लूकोज तो इंस्टेंट एनर्जी देता है भाई साहब। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज को और थोड़ा तो नहीं सकते हो। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, बहुत पढ़ाया आपको, ठीक है? तो पचित भोजन का मतलब ये है बेटा, इन सबका अवशोषण हो गया। कहां हुआ? छोटी आंत के विलाय भाग में। एग्जामिनर के क्वेश्चन सुनो, एग्जामिनर क्वेश्चन क्या क्या पूछता है? पचे हुए भोजन का, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कहां होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत के कौन से हिस्से में? तो क्या बताओगे? इलियम में। इलियम में क्या होती है? उंगलीनुमा उभरी हुई संरचनाएं क्या कहलाती हैं? विलाय कहलाती हैं। अब आप सोच रहे मैम यहाँ पे ये न्यूट्रिएंट्स पड़ेंगे तो एनर्जी ब्रेन के पास कैसे जाती है? बेटा इसी विलाय में अंदर की तरफ ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं। ये सब कुछ घुलता है आपके खून के अंदर, ये सारी चीजें मिक्स हो जाती है खून के अंदर। और खून तो भैया 24 घंटे 7 दिन ऐसे घूम रहा है, ऐसे। तो यही खून इन सारी चीजों को उठाएगा, ब्रेन के पास पहुंचा देगा। यही खून इन सारी चीजों को उठाएगा, किडनी के पास छोड़ाएगा, तो किडनी को एनर्जी मिलेगी इन सबसे। यही खून आपके हार्ट के पास जाता है तो हार्ट के पास छोड़ाएगा। अरे जब ब्लड की रिपोर्ट चेक करवाते हो तो उस रिपोर्ट में आता है कितना ग्लूकोज है, कितने अमीनो एसिड्स है, कितना फैटी एसिड्स है, कितना ग्लिसरॉल है, क्योंकि ये सब कुछ किसमें मिक्स हो जाता है? खून में मिक्स हो जाता है ना? ठीक है, तो पचा हुआ भोजन खून में घुल के हमारे पूरे ऑर्गन्स के पास पहुंच जाता है, तो पूरे ऑर्गन्स को एनर्जी मिलेगी। तो अगर आप खाना नहीं खाओगे तो खाना पचेगा नहीं, तो ये सब नहीं बनेगा, तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी। लो खत्म, ठीक है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम भाग के विलाय में हो गया। इसको स्टार्ट करना इस क्वेश्चन को सबसे ज्यादा चैप्टर से क्वेश्चन आता है। एडमिशन ग्रेड 3 में, एएलपी में, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, सीजीएल में, हर पेपर में आता है ये क्वेश्चन। अब बच्चों जो बिना पचा हुआ खाना था, कैसा? अनडाइजेस्टेड। अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड का मतलब क्या होता है? बिना पचा हुआ, अपचित भोजन। जो खाना नहीं पचा है भैया, नहीं पच पाया एंजाइम्स में, अपचित भोजन, पता है वो कहां जाएगा? वो अब छोटी आंत से बाहर निकल के लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा बेटा। अब छोटी आंत में जो बिना पचा हुआ भोजन था वो कहां चला गया है? वो आगे छोटी आंत में ट्रांसफर कर दिया बड़ी आंत में। समझ कैसे? मैंने तो बहुत क्वेश्चन करवा दिया, कुछ क्या रोशन दुनिया जहां के क्वेश्चन करवा दिए इस चैप्टर में। देखो इस फोटो में खाना खाया, छोटी आंत में पच गया, जिम में पच गया, जितना पचना था पच गया, अब आगे डाइजेशन नहीं होगा। मैं बोल चुका डाइजेशन कंप्लीट हो गया, अब आगे बड़ी आंत में एंजाइम नहीं होते, अब बिना एंजाइम के डाइजेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो अब जो बिना पचा हुआ खाना छोटी आंत में था ना, ये छोटी आंत के इलियम हिस्से से होता होता ऐसे बड़ी आंत में जाएगा, या आपकी बड़ी आंत होती है बेटा, ऐसे इसमें जाएगा। तो याद रखना, जो खाना छोटी आंत तक आते आते नहीं पचा, सिर्फ वही खाना बड़ी आंत में जाता है। पचे हुए का तो अवशोषण हो गया, खून में घुल गया, बिना पचा हुआ है।
अब बिना पचा हुआ खाना कहां गया? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लिखो बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। और लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई मैंने बताया था, छोटी आंत से लंबाई कम होती है इसकी। बड़ी आंत, और बड़ी आंत जो होती है बच्चों, इसकी लंबाई हमने कितनी बताई थी? सिर्फ 1 से 1.5 मीटर। कुछ बुक्स वाले 1 से 1.25 मीटर लिखते हैं, ठीक है, जिन लोगों की हाइट कम है उसमें 1.25 मीटर की रह जाती है। जबकि इसका जो डायमीटर होता है, इसका व्यास होता है, वो 3 इंच का होता है। इसका डायमीटर ज्यादा होने की वजह से इसको बड़ी आंत बोलते हैं, ना कि इसकी लंबाई की वजह से, ठीक है। और बड़ी आंत के पीछे से क्या आया मुझे बता दो? अनडाइजेस्टेड फूड आया। लार्ज इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बड़ी आंत के 3 हिस्से होते हैं बच्चों। पहले हिस्से को बोलते हैं सिक्कम, सिक्कम, बड़ी आंत का पहला हिस्सा सिक्कम कहलाता है। दूसरा हिस्सा कोलोन कहलाता है। कौन सा? कोलोन कहलाता है। और तीसरे हिस्से को बोलते हैं रेक्टम। जैसे छोटी आंत के 3 हिस्से थे, ठीक ऐसे ही बड़ी आंत के भी 3 हिस्से होते हैं, सिक्कम, कोलोन, रेक्टम। चलिए दिखाते हैं बड़ी आंत कैसे होती है। ये रही बेटा आपकी बड़ी वाली आंत। इस वाले हिस्से को सिक्कम कहते हैं, इस वाले हिस्से को सिक्कम कहते हैं। ये जो बड़ा सा ट्यूब है ना, इसको कोलोन कहते हैं। कोलोन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। कोलोन बड़ी आंत का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। और लास्ट में जो पाउच बन रहा है ना, थैली जैसा, इसको रेक्टम कहते हैं। और रेक्टम का जो आखिरी मुंह होता है ना, उसी को आप एनस कहते हो, गुद्दा कहते हो, जहां से आप मल को बाहर निकालते हो, ठीक है। तो बड़ी आंत का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? कोलोन। ये लार्जेस्ट पार्ट है, छोटा बड़ा नहीं पूछा जाता है, लार्जेस्ट पार्ट है। ये बड़ी आंत का सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा। अब बच्चों क्या होगा? सुनो क्या होगा बड़ी आंत में। पहले मुझे बताओ, क्या लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो सकता है? नहीं ना, खत्म हो गया डाइजेशन। तो क्या लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन का अवशोषण हो सकता है? खत्म हो गया वो तो। अब क्या होगा? अब सुनो क्या होगा इस सिक्कम में। इस सिक्कम और कोलोन में इन्हें कहा जाता है हाउस ऑफ बैक्टीरिया। बड़ी आंत के सिक्कम और कोलोन भाग में बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं जीवाणुओं का घर। ये जीवाणुओं का घर है बेटा, हाउस ऑफ बैक्टीरिया है। यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। हमारे बॉडी में बैक्टीरिया होते हैं, जी हाँ। अगर आपने नहीं सुना है तो सुन लीजिए। बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं। अच्छे वो होते हैं जो हमें बीमारियां नहीं करते, खराब वो होते हैं जो हमें बीमारियां कर देते हैं। तो बैक्टीरिया तो अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। अभी सुनो, वायरस अच्छे होते हैं? नो, वायरस कभी अच्छे नहीं होते, ठीक है। आइए सुनो, सिक्कम और कोलोन को कहा जाता है हाउस ऑफ बैक्टीरिया क्योंकि इनमें बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कौन सी प्रजाति के बैक्टीरिया? तो सुनिए, इसमें पाए जाते हैं एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया। एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया, एस्चेरिया कोलाई नामक जीवाणु पाए जाते हैं, जिनको शॉर्ट फॉर्म में हमेशा ई कोलाई लिखा हुआ आता है। कौन से? ई कोलाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब मैम ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे भाई साहब, तभी तो है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। सुनो, आप सबके बड़ी आंत के कौन से हिस्से में बैक्टीरिया पाए जाते हैं? आप क्या करोगे? सिक्कम और कोलोन। कौन से बैक्टीरिया? ई कोलाई बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? सुनो जरा। जो पीछे से अनडाइजेस्टेड फूड आया था, जो पीछे से बिना पचा हुआ खाना आया था, हाँ मैम, बिना पचा तो आया बड़ी आंत में। कहां से आया? छोटी आंत में। बिना पचा हुआ भोजन आया या अपचित भोजन आया, इस खाने के अंदर बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया लग जाएंगे। और जैसे केले में बैक्टीरिया लग जाते हैं, केले को सड़ा देते हैं। रोटी में बैक्टीरिया लगता है, रोटी को सड़ा देते हैं। ठीक ऐसे ही अनडाइजेस्टेड फूड जो आता है, इसमें ई कोलाई बैक्टीरिया आके गिर जाते हैं। और ये बैक्टीरिया क्या कर देते हैं? इस बिना पचे हुए भोजन को सड़ा देंगे, गला देंगे, इसमें बदबू आने लग जाएगी। और इसी को कहते हैं वेस्ट फूड। वेस्ट फूड, वेस्ट फूड को बोलोगे आप अपशिष्ट भोजन, जिस भोजन का काम हमारे बॉडी में कुछ भी नहीं था। इसे इंग्लिश में फीकल भी बोलते हैं, मल, मल होता है बेटा ये। अपशिष्ट भोजन या मल, मल का मतलब समझते हो? खराब खाना। समझ रहे हो सब लोग? समझ गए मेरी बात? तो ई कोलाई बैक्टीरिया ने क्या किया? जो बिना पचा हुआ खाना आया था, उसके अंदर सड़ा दिया, गला दिया, सड़न गलन पैदा कर दी उसके अंदर। और सड़ा हुआ भोजन क्या कहलाता है? फीकल, मल या वेस्ट फूड कहलाता है बेटा, ठीक है। मैम ये बैक्टीरिया हमारी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हैं? बेटा कुछ ना कुछ तो इनका काम है, इनको बदले में कुछ मिल रहा होगा। ऐसे कोई हेल्प नहीं करता आज के जमाने में। जब तक किसी का कोई स्वार्थ ना हो तब तक कोई किसी की मदद करता है? नहीं करता। जो करते हैं वो तो फिर बहुत अच्छे लोग होते हैं। पता है ये बैक्टीरिया हमारी इतनी मदद क्यों करते हैं? भाई एक तो बैक्टीरिया को घर दे दिया हमने रहने के लिए, और दूसरा पता है ये बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ई कोलाई बैक्टीरिया, इनको हम भोजन देते हैं बेटा, इनको हम खाना देते हैं, इन्हें फूड देते हैं। पता है ये बैक्टीरिया क्या खाते हैं? अनडाइजेस्टेड फूड खाते हैं। इन बैक्टीरिया को हमने घर दे दिया रहने के लिए, हमारी आंत है, बड़ी आंत, बैठे रहो आंत में और कुछ मत करो, बैठे बैठे रहो तुम, है ना। घर दे दिया, खाना आएगा, कैसा खाना? बिना पचा हुआ, खाने में देता जरूरत। अब बैक्टीरिया है, खुली आंखों से दिखता नहीं है, कितना सा खा लेंगे, ना के बराबर, है ना। तो इस बैक्टीरिया को हमने घर दिया, खाना दिया, और क्या चाहिए? अगर मैं तुम्हें घर दे दूं, खाना दे दूं, बस तुम पड़े रहोगे, क्या करोगे? मिल गया इसे, तो इसका फायदा हो गया। अब हमारा क्या फायदा करता है? तो हमारा फायदा ये करता है, बिना पचे हुए भोजन को मल में परिवर्तित कर देता है। और दूसरा ये हमें फायदा देता है, इस बैक्टीरिया की बॉडी में 2 विटामिन बनती है बेटा। कौन कौन सी विटामिन? ये बैक्टीरिया बनाता है विटामिन के और विटामिन B12। विटामिन के और विटामिन B12, ये दोनों विटामिन बैक्टीरिया बनाता है, और बना के किसे देता है? हमें देता है। हमने बैक्टीरिया को घर दिया, खाना दिया, हमें बैक्टीरिया ने क्या हेल्प करी? बिना पचा हुआ खाना आ गया, उसको सड़ा दिया, गला दिया। और दूसरा क्या किया? दूसरा उसने हमें 2 विटामिन दे दिए। बैक्टीरिया का भी फायदा, हमारा भी फायदा, दोनों का फायदा। हाँ मैम। और बायोलॉजी में ऐसे रिलेशनशिप कहलाते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सहजीवन संबंध। बेटा 2 अलग प्रजाति के जीव एक साथ रहते हैं, इसने इसको फायदा पहुंचाया, इसने इसको फायदा पहुंचाया, तो ऐसे रिलेशनशिप सहजीवन संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाते हैं। बैक्टीरिया हमारी प्रजाति का है क्या? नो, हम तो इंसान है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटा सा है, हमारी प्रजाति क्या कर पाएगा? तो सुनो जरा, ऐसे रिलेशनशिप बायोलॉजी में कहलाते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है बेटा? ऐसा रिलेशन जिसमें 2 अलग अलग प्रजाति के जीव एक साथ रहते हैं, एक साथ जीवन यापन करते हैं, और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते बेटा। बैक्टीरिया ने हमारा भला कर दिया, हमने इसका भला कर दिया, ठीक है, हो गया। तो रिलेशन क्या कहलाया? सिम्बायोटिक रिलेशन कहलाया बेटा। सहजीवन संबंध कहलाया। सह का मतलब साथ, जीवन का मतलब जीवन यापन करने वाले संबंध, मतलब रिश्ता बना के, रिश्ता बना के हमारे साथ, हमारी आंतरियों के साथ, ठीक है, हो गया, हो गया। आगे बात समझ में? चल, तो बैक्टीरिया ने हमारी ये हेल्प कर दी मैम, ओके। अब सुनो, लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो सिक्कम वाला हिस्सा होता है, इसी हिस्से में एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। बच्चों वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं? आपकी मैम ने आपको पढ़ाया था, अवशेषी अंग, ऐसे अंग जो हमारे बॉडी में है लेकिन काम में नहीं आते हैं, उन्हें हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। और 5 बताए थे, उसमें से एक का नाम बताया था अपेंडिक्स। और ये पता है अपेंडिक्स कहां होता है? ये बड़ी आंत के सिक्कम वाले हिस्से में ही होता है। ये रहा, दिखाते हैं आपको, आइए जरा। लार्ज इंटेस्टाइन का सिक्कम वाला हिस्सा होता है, उसमें कीड़े के आकार का एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, उस वेस्टिजियल ऑर्गन का नाम होता है अपेंडिक्स। इस फोटो में देखो, आपको अपेंडिक्स दिख रहा होगा, कहां दिख रहा है अपेंडिक्स? ये रहा सिक्कम हिस्सा, और इसमें कीड़े के आकार का ये अपेंडिक्स है बच्चों। ये अपेंडिक्स किसी काम का नहीं है मैम, पहले तो कभी ना कभी कुछ काम का रहा होगा, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ बेटा, ऐसा कहते हैं कि जब हम बंदर थे, बंदर रोटी बना के खाते थे घर में, बंदर तो घास फूस खाते थे, और घास फूस को पचाने के लिए स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स की जरूरत होती थी, और वही स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स ऐसा कहते हैं कि अपेंडिक्स बनाता था। अब बच्चों बंदर नहीं इंसान है, प्रॉपर रोटी बना के खाते हैं, पका के खाते हैं ना, तो अब इस अपेंडिक्स की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अभी भी पड़ा है, इसलिए इसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं, इसको अवशेषी अंग कहते हैं। ऐसे ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में है लेकिन किसी काम के नहीं, उनको वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। कभी कभी इंसान की इस अपेंडिक्स में देखो मल आके फंस जाता है, टॉक्सिक हो जाता है अपेंडिक्स, इसमें जहर बन जाता है। भाई जो अनडाइजेस्टेड फूड था, है ना, आप जंक फूड ज्यादा खाते हो, तेल खाना, तेल वाला खाना ज्यादा खाते हो, चीज मक्खन ज्यादा खाते हो, इसके अंदर जितनी सारी गंदगी होती है, वो गंदगी आके अपेंडिक्स में फंस जाती है, अपेंडिक्स फूल जाता है, आपको दर्द होगा बेटा, एब्डोमिनल आंतरियों के नीचे वाले हिस्से में दर्द होगा, बहुत भयंकर। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर देखिए आपका अपेंडिक्स फूल गया, इसमें जहर फंस गया, बहुत सारा टॉक्सिक चीजें फंस गई हैं, तो आपका दर्द कम करने के लिए दवाइयां देगा या पेन किलर देगा, नहीं आराम आएगा। डॉक्टर कहेगा अपेंडिक्स इतना फूल गया, फट सकता है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर
इस अपेंडिक्स को काट के बाहर निकाल के डस्टबिन में डाल देता है। इसी को बोलते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना। इसी को कहते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बड़ी आंत के कौन से हिस्से में वेस्टिजियल ऑर्गन होता है सिक्कम में, और सिक्कम और कोलोन में बैक्टीरियाज होते हैं। कौन से बैक्टीरिया? ई कोलाई बैक्टीरिया। अभी सारे क्वेश्चन करवा दूंगी मैं आपको। हो गया? अब बच्चा सिक्कम और कोलोन में वेस्ट फूड बन गया, बन गया। क्रोनोलॉजी समझते जाओ आप, ये सारे नोट्स में लिखा हुआ है, बेटा ये चीजें समझाने के लिए है। मैं इंदौर आओगे? यस हिमांशु, मैं इंदौर आऊंगी। अभी तो 99.9% कंफर्म है मैं इंदौर जा रही हूं। इंदौर मीटअप मैंने कर लिया 27 तारीख को, तो मैं 26 तारीख को निकल जाऊंगी यहां से फ्लाइट पकड़ के जयपुर से डायरेक्ट इंदौर। अभी तो है मेरा मन, क्योंकि मैं आज तक किसी मीटअप में नहीं गई, पटना वाली मैंने स्किप कर दी, इस बार मैं इंदौर जाने के मूड में हूं। ठीक है, इंदौर वाले तुम लोग से मिलेंगे ना 27 तारीख को। अब बच्चों ये वेस्ट फूड कहां जाता है? कोलोन में। भैया देखो ना इस फोटो में, यहां पे बैक्टीरिया थे सिस्टम में, बैक्टीरिया ने क्या करा? वेस्ट फूड बदल दिया, वेस्ट फूड बदल दिया। अब ये वेस्ट फूड ऐसे आगे जाएगा, आगे जाएगा कहां से जाएगा? कोलोन में जाएगा ऐसे। तो कोलोन में क्या होता है? जितना भी आपने पानी पिया, खाना खाने के साथ, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद, मुझे नहीं पता आपने कब पिया, बस पानी को चूस लेगा ये हिस्सा, क्योंकि भैया पानी थोड़ा बाहर निकालना है सारा, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो जितना भी वेस्ट फूड के साथ जो पानी आया था, उस वाटर का एब्जॉर्प्शन कोलोन हिस्से में होता है। लिख लेना साफ साफ, सुनो क्या पॉइंट बना के लिख लो। वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन कौन से हिस्से में होता है? कोलोन में। इसीलिए कोलोन सबसे बड़ा हिस्सा है। पानी का अवशोषण कोलोन भाग में होता है, पानी का अवशोषण कोलोन भाग में होता है। अरे सुनो, भोजन का अवशोषण छोटी आंत में हुआ था, इलियम में। ठीक है, और जो पानी खाना खाने से पहले, खाना खाने के साथ, खाना खाने के बाद पूरे दिन में पानी पिया है, वो पानी तो पेट में जाएगा, आंत में जाएगा, छोटी आंत में जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा, कोलोन वाला हिस्सा चूस लेगा पानी। और एग्जाम में क्वेश्चन आए, भोजन का अवशोषण कहां होता है? छोटी आंत में। पानी का अवशोषण कहां होता है? बड़ी आंत में। अब बच्चों आप किसी भी चीज में से पानी निकाल देते हो तो वो क्या बन जाती है? हार्ड बन जाती है, हार्ड बन जाती है। तो अब जो बाकी का जो मल बचा, पानी आ गया उसमें अपनी बॉडी में, बाकी का जो भाई हिंदी में लिखवा दिया कोलोन भाग में पानी का अवशोषण होता है, और क्या हिंदी में लिखवाएं आपको? अब बाकी का वेस्ट फूड पता है कहां जाता है? देखो इस फोटो में, यहां से ये पूरे हिस्से में पानी का अवशोषण हो गया। अब बाकी का सॉलिड बन गया, ठोस बन गया सारा वेस्ट फूड, और ये ठोस आता है इस रेक्टम में। रेक्टम में यहां पे आके मल इकट्ठा हो जाता है बेटा। रेक्टम भाग में क्या होता है? रेक्टम भाग में मल इकट्ठा होता है बेटा। मल का मतलब होता है वेस्ट फूड, जिसको बॉडी से बाहर निकालना है। बड़ी आंत के रेक्टम भाग में मल क्या हो गया है? कलेक्ट हो गया है, इकट्ठा हो गया बेटा। इकट्ठा मतलब समझते हो? आके कलेक्ट हो गया। अब जैसे ही आपको प्रेशर आएगा, ये भर जाएगा रेक्टम। किससे? किससे भर जाएगा? मल से। तो एनस से आप इस वेस्ट फूड को बाहर कर दोगे। एनस को बोलते हैं गुद्दा, एनस को बोलते हैं गुद्दा। और इसी एनस हिस्से की ओपनिंग होगी और आप इससे क्या कर दोगे? इस मल को एक्सक्रीट आउट कर दोगे। एक्सक्रीट आउट का मतलब होता है उत्सर्जन कर दोगे बेटा। उत्सर्जन करना, उत्सर्जन कर दोगे, इसको बाहर निकाल दोगे। ये लो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म। एग्जाम्पल खाने के लिए क्यों अपने नाम के कमेंट कर रहे हो भाई? हाँ खत्म। अब सुनो, बड़ी आंत से बनने वाले क्वेश्चन फटाफट करा दूं मैं आपको। बड़ी आंत कितने हिस्से होते हैं? 3। बड़ी आंत कौन से हिस्से में अपेंडिक्स होता है? सिस्टम में। बड़ी आंत कौन से हिस्से में बैक्टीरिया होते हैं? जीवाणु का बड़ी आंत कहलाता है। बड़ी आंत के सिस्टम में कोलोनी होते हैं। ठीक है, बड़ी आंत के सिस्टम में कोलोनी हिस्से में कौन से जीवाणु होते हैं? एस्चेरिया कोलाई, ई कोलाई। ये जीवाणु क्या खाते हैं? अनडाइजेस्टेड फूड। हमें कौन कौन से विटामिन देते हैं? विटामिन ए और विटामिन बी12 हमारी बॉडी को देते हैं। हमारी बॉडी में बैक्टीरिया कौन से रिलेशन में रहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन में, सहज जीवन संबंध में। बड़ी आंत के कौन से हिस्से में पानी का अवशोषण होता है? कोलोन में। और बड़ी आंत के कौन से हिस्से में मल जाके इकट्ठा होता है, कलेक्ट होता है एक जगह? तो कौन से हिस्से में होता है बेटा? रेक्टम में। और वेस्ट फूड को कहां से निकाल देते हो? एनस से। खत्म आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। याद है मैंने कहा था डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू कहां से होता है? मुंह से, खत्म कहां होता है? एनस तक। तो माउथ और एनस के बीच में ये सब कुछ पढ़ा दिया, ऐसा कोई नाम नहीं है जो आप ना जानते हो। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया, खत्म। मेरे बाल झड़ते हैं, बताइए किसी दिन मूड में होंगे, बताइए बाल झड़ने से कैसे बचाओ? हाँ जी, खत्म डाइजेस्टिव सिस्टम। कितने क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से भैया? दांत क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, बच्चे में कौन सा दांत पहले आता है, कौन से बाद में आता है, अटक की दाल कितनी होती है, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, जीभ कौन सा हिस्सा मीठा टेस्ट होता है, कौन सा खट्टा होता है, कौन सा नमकीन होता है, फूड पाइप में कौन से मूवमेंट से खाना, पेट में कौन सा है, पेट में कौन सा एंजाइम होता है, पेट में कौन सी ग्रंथियां होती है, पेट में किसका पाचन होता है, पेट से खाना कहाँ जाता है, छोटी आंत में कितने हिस्से होते हैं, ड्यूडेनम में क्या होता है, लीवर कौन सा जूस बनाता है, पैंक्रियास कौन सा जूस बनाती है, पैंक्रियाटिक जूस कौन सा एंजाइम होता है, लीवर वाला जूस एंजाइम होते हैं कि नहीं होते, किसको पचाता है, बाइल जूस ज्यादा बन जाता है, कहां स्टोर हो जाता है? ये क्वेश्चंस बोल रही हूं मैं, ये क्वेश्चंस बोल रही हूं मैं, है ना? फिर आपसे पूछेगा छोटी आंत कौन से हिस्से में भोजन का अवशोषण होता है, कहां पर हमारी बॉडी में पानी का अवशोषण होता है, कौन से बैक्टीरिया रहते हैं, कौन से विटामिन देते हैं, क्या खाते हैं बैक्टीरिया। आपसे पूछेगा बड़ी आंत कौन से हिस्से में मल आके इकट्ठा होता है, बड़ी आंत कौन सा हिस्सा खुलता है तो एनस भाग कहलाता है। सारे क्वेश्चंस कर लेना बेटा अपने आप, कर लेना बेटा अपने आप। मैंने इतना अच्छे से ये चैप्टर पढ़ा दिया है, इसमें से कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो आप ना जानते हो। ये सब पढ़ा दिया बेटा, देख लो ये पूरा आपका बॉडी है। ये देखो लीवर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, पैंक्रियाज, ये जीभ, ये दांत के प्रकार पढ़ाए, दांत के स्ट्रक्चर पढ़ाए, सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ाई, फूड पाइप में पेरिस्टाल्सिस होता है, पेट होता है, छोटी आंत होता है, छोटी आंत लीवर, पैंक्रियाज पढ़ाई, लीवर पैंक्रियाज पढ़ाई मैंने, है ना? फिर मैंने बड़ी छोटी आंत का विलाय भाग पढ़ाया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ाई, इसके साथ आपका चैप्टर फिनिश हो गया बेटा। अब सुनिए जरा, कल हम पढ़ाएंगे जेनेटिक्स चैप्टर 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। अनुवांशिक विज्ञान पढ़ाएंगे कल और परसों में, जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे, आ जाना खत्म। और केमिस्ट्री क्लास अपलोड नहीं हुई, वो अभी चेक करनी होगी, अभी तक अपलोड नहीं हुई। मैंने शनिवार को प्रॉपर लाइव क्लास ली, 2-3 बच्चे आए थे, मुझे नहीं पता, वो कहते हैं हम कंप्यूटर से देख रहे हैं तो फोन में देख रहे हैं, क्लास नहीं लगी है। ऐसा कुछ है क्या? मुझे नहीं पता ऐसा कुछ है क्या। ठीक है, मैम सिलेबस कब खत्म होगा? अरे रुक जा, थम जा सिलेबस। मैम आप अपने बेटे को लेके जाओगे क्या? बेटा कैसे ले लेंगे? जी बिल्कुल, बच्चे को इंदौर लेके जाऊंगी, 1 साल का बेटा है, 13 महीने का बेटा, कैसे ले लेंगे? बिल्कुल लेके जाऊंगी। ठीक है, मुझे बहुत नींद आती है बेटा, नींद उसी को आती है जिसको जीवन में कुछ करने की तमन्ना नहीं होती है ना? नींद आ रही है, बताओ बेटा, नींद उसी को आती है जिसके सपनों में जान नहीं होती, नहीं तो नींद उड़ जाए बेटा। चल बच्चों को इस बार सिलेक्शन ले लेना तुम लोग। नींद आती है, उबासी आती है, फालतू की बातें मत करो, बस अपने दिमाग में एक चीज बैठाओ, इस बार सिलेक्शन लेना बस, कैसे भी करके।